चलिए, तो अब हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट में टर्पीन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टर्पीन्स क्या होते हैं? टर्पीन्स की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने टर्पीन्स के बारे में आपको बताया था कि टर्पीन्स क्या होते हैं। टर्पीन्स हाइड्रोकार्बन होते हैं और टर्पीन्स को टर्पेनॉइड तब कहा जाता है जब इन हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन मीन्स की ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग टर्पेनॉइड्स कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड टर्पेनॉइड्स का मतलब कि ईथर के फॉर्म में, कीटोन के फॉर्म में, एल्डिहाइड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो टर्पीन से टर्पेनॉइड्स हो जाते हैं। बेसिकली जो टर्पीन्स होते हैं वो आइसोप्रीन रूल को फॉलो करते हैं। आइसोप्रीन क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मीन्स आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये क्या है, ये आइसोप्रीन स्ट्रक्चर है। आइसोप्रीन में आप नाम से ही पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड होगा, तो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। जो टर्पीन्स होते हैं आज की डेट में मोर देन 30,000 टर्पीन्स को देखा गया है। अब यहाँ पे टर्पीन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टर्पीन्स क्या फॉलो करते हैं, आइसोप्रीन यूनिट को फॉलो करते हैं। मीन्स कि इनके जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो आइसोप्रीन यूनिट से होती है। आइसोप्रीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होंगे, बैलेंस करेंगे तो 8 आएंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज ग्रुप हैं टर्पीन्स, और यहाँ पे लिखा है 25,000 टर्पीन्स डिराइव फ्रॉम IPP। तो टर्पीन्स बहुत सारे मीन्स जो इनका डेरिवेशन होता है बेसिकली ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से डेराइव्ड होते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट क्या होता है। और बेसिकली हमने बताया था कि लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये सिंथेसाइज होते हैं एसिटिल कोएंजाइम A से या फिर ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड से ये सिंथेसाइज होते हैं। तो टर्पीन्स के बारे में ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद हमने बोला कि ये टर्पीन्स जो होते हैं वो आइसोप्रीन रूल को फॉलो करते हैं। तो आइसोप्रीन कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये जो आप यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरह का, ये हेड रीजन होता है, ये टेल रीजन होता है। तो यहाँ पे हेड टू टेल ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 5 कार्बन है, जैसे कि मोनोटर्पिन 10 कार्बन का होता है या फिर सेस्कीटर्पिन 15 कार्बन का होता है। तो वो फिर वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, इनका ज्वाइनिंग होता है, किसके थ्रू होता है, हेड टू टेल ज्वाइनिंग होती है और उसके थ्रू ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कि अगर 5 कार्बन का टर्पीन्स जो कि जिसमें 1 आइसोप्रीन यूनिट कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की होती है। तो 5 कार्बन के टर्पीन्स को में जिसमें कि 1 आइसोप्रीन यूनिट होगी उनको हम लोग हेमीटर्पीन कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल जैसे कि टिग्लिक एसिड। ठीक है, 10 कार्बन का जिसमें कि 2 आइसोप्रीन यूनिट होगी, तो 10 कार्बन के टर्पीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटर्पीन्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जेरेनियोल, जिसको जो रोज़ ऑयल होता है वो जेरेनियोल मतलब उसमें कंपोनेंट होता है वो रोज़ ऑयल होता है। और पाइरेथ्रॉइड्स, ठीक है, पाइरेथ्रॉइड्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर 10 कार्बन में ही दूसरी कैटेगरी मीन्स कि ये मोनोटर्पीन्स हैं, तो ये नॉन साइक्लिक फॉर्म में, कुछ मोनोटर्पीन्स होते हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक फॉर्म में जो होंगे तो इसमें भी 10 कार्बन होंगे और 2 आइसोप्रीन यूनिट होगी। और इसके बाद यहाँ पे जो इसके मीन्स एग्जाम्पल्स हैं वो मेंथॉल, पिपरमिंट ऑयल, कैम्फर, लेमोनिन, जो कि लेमन ऑयल जो होता है लेमोनिम के नाम से मतलब कंपोनेंट होता है जो कि लेमन ऑयल बनाता है। इसके बाद 15 कार्बन में जिसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट होंगे तो यहाँ पे सेस्कीटर्पीन होता है। 15 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, सेस्कीटर्पीन कहते हैं। इसमें फार्नेसोल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फार्नेसोल लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो कि फार्नेसोल एक परफ्यूम की तरह काम करता है, परफ्यूम में जो स्ट्रक्चर मतलब कंपोनेंट होता है। फिर गॉसिपॉल लिखा है, गॉसिपॉल एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एब्सिसिक एसिड देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्सिडायोल देख रहे हैं, ये एक फाइटोएलेक्सिन होता है। हमने आपको फाइटोएलेक्सिन के बारे में बताया था कि ये मीन्स माइक्रोबियल कंपोनेंट या कुछ ऐसे कंपोनेंट सिक्रीट किए जाते हैं जो कि प्लांट को स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं
पेंटालिनोलैक्टोन ये क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके बाद अगर हम 20 कार्बन पे आते हैं तो इसमें कितने आइसोप्रीन यूनिट है, 4 आइसोप्रीन यूनिट हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डाइटरपीन्स। इसके एग्जाम्पल है फाइटॉल, क्लोरोफिल में आपको पता है फाइटॉल टेल होता है। टेक्सोल भी क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। जिब्रेलिक एसिड आपको पता है फाइटो हार्मोन है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरबॉल, सॉरी ये फॉरबॉल लिखा हुआ है, ये फोबॉल हो गया, फॉरबॉल जो कि स्किन इरिटेंट की तरह काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखें तो ट्राइटरपीन कितने कार्बन के होंगे, 30 कार्बन के होंगे, जिसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट जुड़े होंगे। और ट्राइटरपीन के एग्जाम्पल में जैसे कि स्क्वेलिन लिखा हुआ है। स्क्वेलिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिम्नोइड लिखा हुआ है, लिम्नोइड, तो और लिम्नोइड भी लेमन से मिलता है। तो एक देखिए लेमन ऑयल है, लेमन ऑयल लिमोनियम सेकेंडरी मेटाबोलाइट टर्पीन्स होते हैं। और लिम्नोइड एक कंपोनेंट जिसमें कि जो उसका टेस्ट अगर आप उसके मींस की जो लेमन का पील होता है उसको अगर आप टेस्ट करके देखें तो उसमें बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है, वो लिम्नोइड की वजह से होता है। एजारडिक्टिन जो नीम का पेड़ होता है उसमें उसकी जो बिटरनेस होती है वो एजारडिक्टिन की वजह से होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्डिनोटाइल्स। तो कार्डिनोटाइल्स क्या होते हैं, ये होते हैं हार्ट डिजीज में। इसके बाद यामोजिन क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और सीटोस्टेरोल कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग टेट्रा टर्पीन्स की बात करें तो ये 40 कार्बन के होंगे, इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ के बने होंगे। इसमें जैसे कि जेंथोफिल, आपको पता है जेंथोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल में ये एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते। बीटा कैरोटीन जैसे कि कैरेट वगैरह में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर अगर हम लोग पॉलीटर्पीन्स पे आते हैं तो अगर मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीटर्पीन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि 8 आइसोप्रीन यूनिट तक तो टेट्राटर्पीन होते हैं। इसके बाद जब 8 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट जुड़ते हैं तो वो पॉलीटर्पीन्स की कैटेगरी में आते हैं। और पॉलीटर्पीन्स के स्ट्रक्चर इतने बड़े हो सकते हैं कि उसमें 100 से 15,000 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जैसे प्लास्टोक्विनोन, रबर लैटेक्स, क्लोरोफिल, ये सब पॉलीटर्पीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद ऐसे तो यहाँ पे हमने आपको सभी कार्बन के अभी कुछ नए देखे गए हैं कि कुछ जो 25, क्योंकि 20 कार्बन का ये है और ये 30 कार्बन का, इसके बीच में एक 25 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम लोग सेस्टर टर्पीन कहते हैं। ये नए नाम निकाले गए हैं इसलिए इनको हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं कि डाइटर्पीन 20 कार्बन का है और ट्राइटर्पीन 30 कार्बन का, तो उसके बीच में 25 कार्बन को बोलेंगे सेस्टर टर्पीन। और ये 30 से 40 के बीच में जो 35 आएगा उसको बोलते हैं सेस्क्वाटर्पीन्स। तो इस तरीके से ये नाम भी आपको पता होने चाहिए कि किस कार्बन के टर्पीन्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये टर्पीन्स के मीन्स टाइप हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्पीन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे many plants such as citrus, mint, eucalyptus and various herbs, sag, thyme, etc. produce complex mixture of alcohol, aldehyde, ketone and terpenoids, जनरली नोन एज एसेंशियल ऑयल। तो बेसिकली ये सभी जितने हमने यहाँ पे लिखे इन सब के आपको ऑयल पता है मिलते हैं, जैसे कि सिट्रस है, मिंट है, यूकेलिप्टस है, इन सब हर्ब से हमें ऑयल मिलते हैं। तो ये जितने भी ये प्लांट हैं ये सब इन प्लांट से हमें जो ऑयल्स मिलते हैं वो टर्पनॉइड्स के फॉर्म में होते हैं, तो वो एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम्स भी हमें मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो मोनोटर्पीन्स होते हैं, मोनोटर्पीन्स और सेस्क्विटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स कितने कार्बन के 10 कार्बन के और सेस्क्विटर्पीन कितने कार्बन के 15 कार्बन की, ये एसेंशियल ऑयल के कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि जैसे इस तरह के प्लांट्स में ये जो ऑयल्स होते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं, तो ये टर्पीन्स में भी कुछ वॉलेटाइल कैटेगरी होती है, कुछ नॉन वॉलेटाइल होती है। तो जो वॉलेटाइल होते हैं जैसे कि मोनोटर्पीन, साइक्लिक मोनोटर्पीन और सेस्क्विटर्पीन, यहाँ पे मोनोटर्पीन होगा, यहाँ पे एनओ छूट गया है, मोनोटर्पीन, सेस्क्विटर्पीन, इनको हम लोग कलेक्टिवली एसेंशियल ऑयल कहते हैं। मतलब एसेंशियल ऑयल
अगर हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो मोनोटर्पीन और सेस्क्विटर्पीन होते हैं वो एसेंशियल ऑयल होते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑयल्स में एक स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आएगी? वॉलेटाइल जब होंगे कंपोनेंट, जब रिलीज होंगे तभी तो हमें स्मेल आती है, तो वॉलेटाइल होते हैं कंपोनेंट। और कुछ एंटी हर्बीवोर्स की तरह भी काम करते हैं, मतलब कि हर्बीवोर्स उनको ना खा पाएं। फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं, तो जैसे कि लिमनॉइड, ट्राइटर्पीन्स, लिमनॉइड होता है बिटर सब्सटेंस ऑफ सिट्रस फ्रूट, एंटी हर्बीवोर्स। तो अगर सिट्रस फ्रूट का, जैसे सिट्रस फ्रूट होता है तो हमने आपको बताया कि उसका जो ऊपर का पील होता है, अगर उसका आप टेस्ट कभी करके देखें तो वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट की वजह से क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो उनको नहीं खाते हैं, मतलब कि वो लेमन के फ्रूट्स को नहीं खाते हैं। तो उनमें क्या कंपोनेंट होता है? उनमें लिमनॉइड्स होता है। एजारडिक्टिन, एजारडिक्टिन जो कि नीम के पेड़ में पाया जाता है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिमनॉइड नीम ट्री एजारडिक्टिन इंडिका, अ कमर्शियल इंसेक्ट कंट्रोल। अब उस तरह का कंपोनेंट जो एजारडिक्टिन प्लांट में पाया जाता है वो क्या करता है? इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। ऐसा आपने बहुत सुना होगा कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो बोलते हैं कि नीम की पत्ती बॉयल करके पानी में उससे आप बाथ ले लीजिए तो उससे इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो वो किस वजह से? यहाँ पे जैसे लिखा है कि लिमनॉइड एक तरीके से इंसेक्ट कंट्रोल, कमर्शियल इंसेक्ट कंट्रोल की तरह एजारडिक्टिन को मतलब अभी ये बैन कर दिया गया है। पहले एजारडिक्टिन को क्या किया जाता था कि पूरा इसके मींस स्लैब बनाए जाते थे, सोप टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था और वो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए बहुत कमर्शियली यूज किया जाता था। लेकिन कुछ उसके साइड इफेक्ट है, इसलिए उसको अभी फिलहाल रोका गया है। फिर इसके बाद फाइटो एडिक्टिसोन, ये क्या है? ये एक स्टेरॉइड टाइप का, मींस ये भी एक टर्पीन है जो कि इंसेक्ट की मोल्टिंग प्रोसेस होती है उसके लिए ये हार्मोन की तरह काम करता है। फिर कार्डिनोलाइट्स, ट्राइटर्पीन्स, ग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिक टू एनिमल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टर्पीन्स के बारे में और मींस की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक पाइरेथ्रॉइड पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, तो पाइरेथ्रॉइड के बारे में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। पाइरेथ्रॉइड एक ऐसा टर्पनॉइड्स है जो कि किससे मिलता है? क्राइसेंथेमम, यहाँ पे ये प्लांट लिखा है, इसके फ्लावर और लीफ से ये मिलता है। पाइरेथ्रॉइड टर्पनॉइड जो है वो किससे मिलता है? लीव्स और फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम स्पीसीज से। ये एक इंसेक्टिसाइडल की तरह काम करता है, इसके पास इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है। तो ये कमर्शियली, अभी मतलब इसको कमर्शियली यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइडल की तरह, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट में लो परसिस्टेंट है। मतलब कि अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइडल सपोज प्लांट में या किसी फील्ड में डाल रहे हैं और वो इंसेक्ट को मारने के साथ साथ अगर वो बहुत लंबे समय तक है तो वो इंसेक्टिसाइड अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि टाइम बीइंग इंसेक्ट ने प्लांट में अटैक किया तो टाइम बीइंग वो चीज ठीक है कि उस समय उस इंसेक्ट को किल कर दे, लेकिन अगर वो कंपोनेंट लगातार फील्ड में बना है, अभी इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं है फिर भी वो बना हुआ है, तो उस तरह के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से मैमल्स को या फिर ह्यूमन को हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत लंबे समय तक परसिस्टेंट नहीं, उनकी परसिस्टेंसी लो है, मतलब कि जब काम हुआ उस समय उन्होंने अपना काम किया, इसके बाद वो खत्म हो गया, अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया, तो ऐसे इंसेक्टिसाइड अच्छे कहे जाएंगे। तो क्योंकि जो ये पाइरेथ्रॉइड होता है इसका जो परसिस्टेंस होता है वो लो होता है, तो लो होने की वजह से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और लो टॉक्सिटी टू मैमल्स भी होता है। तो इसीलिए पाइरेथ्रॉइड को ना मतलब इस समय एज ए इंसेक्ट कमर्शियल इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट में लो परसिस्टेंस है कि बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रुकता नहीं है, और दूसरी बात मैमल्स के लिए इसकी लो टॉक्सिटी है। ठीक है, प्लांट को बचा रहे हैं फिर एनिमल मर जा रहे हैं तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पाइरेथ्रॉइड की इंफॉर्मेशन है जो कि क्राइसेंथेमम प्लांट से मिलता है, ये एक टर्पेनॉइड्स है। अब आपको एक टर्पीन्स के बारे में समझ में आ गया कि टर्पीन्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि 5 कार्बन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको टर्पेनॉइड्स बोलते हैं। और इनकी कैटेगरी में हार्मोन्स, पिगमेंट, एसेंशियल ऑयल, स्टेरॉइड्स, रबर्स, ये सारे कंपोनेंट टर्पेनॉइड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग इसकी सिंथेसिस अगर देखते हैं तो सिंथेसिस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब आपको फर्स्ट क्लास बताया था तो हमने वहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया था सिंथेसिस का। ठीक है, सिंथेसिस का एक डायग्राम दिखाया था,
ये वाला, ठीक है। इस डायग्राम में हमने क्या बताया था कि टर्पीन की सिंथेसिस दो पाथवे से होती है, दो पाथवे से होती है, मैप पाथवे से और MVA पाथवे से, मेवेलोनिक एसिड पाथवे से। तो इन दो पाथवे से यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप पाथवे और मेवेलोनिक एसिड पाथवे से टर्पीन की सिंथेसिस होती है। तो अब हम लोग को देखना है कि वो सिंथेसिस किस तरह से हो रही है, उसी का हमें थोड़ा डिटेल देखना है। तो टर्पीन्स बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। अब ये समझिए कि ये सारे कंपोनेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। पायरुवेट कहाँ से आएगा, ग्लाइकोलिसिस से आएगा, ठीक है। तो ये ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पायरुवेट है ना, ये मिलके क्या करता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बना है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये क्या बनाया, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं DMAPP। अब यहां से यहां तक के प्रोसेस में आने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप्स हुए होंगे और स्टेप होने में एक कंपाउंड बना है बीच में जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसका नाम है मिथाइल इरिथ्रियोल 4-फॉस्फेट, जिसको मैप कहते हैं। इसीलिए इस पाथवे को क्या कहा जाता है, मैप कहा जाता है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है टर्पीन्स की वो दो पाथवे से होती है, आपको पता है मैप पाथवे से होती है और MVA पाथवे से होती है। तो पहले हम लोग मैप पाथवे को देखते हैं। मैप पाथवे की जो सिंथेसिस होती है ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और पायरुवेट, ये ग्लाइकोलिसिस के का एंड प्रोडक्ट है ना पायरुवेट, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बीच में बहुत सारे एंजाइम जैसे कि डॉक्सपी सिंथेज, डॉक्सपी रिडक्टेज, और इस पाथवे को मैप पाथवे की जगह पे डॉक्सपी पाथवे भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैप पाथवे का दूसरा नाम क्या है, लेकिन आपसे पूछा अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में जाएगा तो बेसिकली मैप पाथवे के फॉर्म में पूछा जाएगा, इसका दूसरा नाम है डॉक्सपी पाथवे, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम मैप होता है। मैप का नाम क्या है, मिथाइल इरिथ्रियोटॉल 4-फॉस्फेट मैप होता है। इस मैप की वजह से इस पाथवे का नाम रखा गया मैप पाथवे। इसके बाद यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है मैप के बाद फिर क्या बनेगा, डी मैप, ठीक है, डी मैप बनेगा। वो क्या बनेगा, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। और क्योंकि देखिए आइसोप्रीन यूनिट में हमने जैसे कि बताया कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, हेड टू टेल जुड़ते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन से 10 कार्बन बनना है। तो जब इसको जुड़ना होता है तो आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर में जुड़ने के लिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता जिससे कि उसका मॉलिक्यूल उसके पीछे दूसरा आइसोप्रीन यूनिट जुड़ जाए। तो उसको जोड़ने के लिए उसके पीछे फॉस्फेट लगाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नहीं सॉरी पायरो लिखा है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ गए हैं। अब इसके बाद जो तो क्या बनता है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। अब ये क्या है, ये आइसोप्रीन ही है, आइसोप्रीन ही है, लेकिन आइसोप्रीन में 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए गए तो वो क्या बन गया, पायरोफॉस्फेट। अब आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप से कोई भी ग्रुप अगर पीछे जोड़ना आसान होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि आइसोप्रीन, एक आइसोप्रीन को दूसरे आइसोप्रीन से जोड़ने के लिए इस आइसोप्रीन के टेल में क्या होना चाहिए, पायरोफॉस्फेट जुड़ा होना चाहिए, तब उसका हेड यहाँ पे जुड़ेगा, फिर इसके भी पायरोफॉस्फेट जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बना। इस पायरोफॉस्फेट को में जब दूसरा एक और मींस कि आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, एक आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट ने दूसरे आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट से जब जुड़ता है, मींस कि जब 10 कार्बन का होता है तो इसको बोला जाता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। क्या बोला जाता है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो ये कितने कार्बन का हो गया, 10 कार्बन का। तो आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का, 10 कार्बन का। इसके बाद फर्दर 5 कार्बन का आइसोप्रीन यूनिट जुड़ेगा, मींस कि आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट फर्दर जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। तो ये कितने कार्बन का हो जाएगा, ये 15 कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जेरेनाइल से आप समझिए, जेरेनाइल कितना, 10 कार्बन का होता है। अब यहाँ पे 2 जेरेनाइल हो गए, तो 10 कार्बन का ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, इसका मतलब क्या हो गया, 20 कार्बन, ठीक है, 20 कार्बन का बन गया। अब इसके बाद
अब फर्दर अगर और ऐड करना है तो जैसे कि फार्मेसाइल ये 15 कार्बन का है, ये जर्नाइल कितने कार्बन का है, ये 20 कार्बन का है। अब इसके बाद अब हमें 40 कार्बन का टेट्राटर्पीन बनाना है, तो अभी एक फार्मेसाइल पायरोफॉस्फेट, एक जर्नाइल पायरोफॉस्फेट और एक फर्दर जुड़ जाए IPP आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, टेट्राटर्पीन बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनके फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको ये समझना हो कि ये एक्चुअली में क्या मींस कंपोनेंट बना रहे हैं, तो अगर आइसोपेंटेनिल की बात करें तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हेमीटर्पीन्स। ठीक है, ये हेमीटर्पीन्स बनाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि जब सिंथेसिस होनी है तो आइसोप्रीन एज इट इज दूसरे आइसोप्रीन से नहीं जुड़ सकता है, तो उसके पीछे क्या जोड़ना पड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप, और उस फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने का ये प्रोसेस है। ये पाथवेज के थ्रू इस तरह से सिंथेसिस हो रही है। जो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट हो गया वो क्या हो गया, मोनोटर्पीन्स हो गया। जो फार्मेसाइल हो गया वो क्या हो गया, सेस्क्वीटर्पीन्स हो गया। जो जर्नाइल क्या हो गया, वो डाइटर्पीन्स हो गया, और ये तो टेट्राटर्पीन्स है ही। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्मेसाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का है, तो 15 कार्बन का है। जर्नाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का है, 10 कार्बन का है। जर्नाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का है, 20 कार्बन का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने पहला पाथवे, जो मैप पाथवे है, वो तो आपने देख लिया। और ये पाथवे कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब आपको ये भी याद रखना है, ये पाथवे कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब टर्पीन बायोसिंथेसिस के लिए दूसरा जो पाथवे है वो क्या है, MVA पाथवे। अब जो MVA पाथवे है, मेवेलोनिक एसिड पाथवे जो है, ठीक है, मेवेलोनिक एसिड पाथवे है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया कि जो इसकी सिंथेसिस है एसिटिल कोएंजाइम A से भी होती है, क्योंकि लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैप पाथवे है वहां पे पायरुवेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलके बना रहे हैं। ठीक है, टर्पीन्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। और जब MVA पाथवे है तो एसिटिल कोएंजाइम A बना रहा है, ये भी एसिटिल कोएंजाइम A, ये भी एक इंटरमीडिएट है। जब ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम A, तो ये भी एक इंटरमीडिएट है। अब इसके बाद ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे बीच में, जैसे हमने तो ये 1 स्टेप दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप चलते हैं, और उन स्टेप में जैसे कि HMG कोएंजाइम A सिंथेज और HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह से फिर ये क्या बनाते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, मेवेलोनिक एसिड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, मेवेलोनिक एसिड, इसीलिए इस पाथवे को क्या बोला गया, मेवेलोनिक एसिड। और जब ये मेवेलोनिक एसिड बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम A से, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मींस फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन तो होगा ही, क्योंकि मेवेलोनिक एसिड से ही क्या बनेगा, आगे चल के आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बनेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे तो क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, पायरोफॉस्फोराइलेशन होता है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और साथ में फिर डीहाइड्रोजनेशन होता है, तब फिर बनता है डीहाइड्रोजनेशन। क्योंकि देखिए इतना आपको डिटेल में एक एक स्टेप नहीं याद करना, आपको मेन स्टेप याद करने हैं, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर होता है डीहाइड्रोजनेशन। तो ये सारा प्रोसेस करके क्या करता है, बनाता है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। तो जो दूसरा MVA पाथवे है, यहाँ पे क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम A से सिंथेसिस शुरू होती है, बीच में HMG कोएंजाइम A सिंथेज, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम क्या है, मेवेलोनिक एसिड। और मेवेलोनिक एसिड का पायरोफॉस्फोराइलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है, और फिर बनता है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। और जब आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बन जाता है तो फिर से फर्दर वही 2 आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट जुड़ेंगे तो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। फिर इससे एक और आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट जुड़ेगा तो फार्मेसाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। फिर फर्दर जुड़ेगा तो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, 2 जर्नाइल मिलकर 20 कार्बन का डाइटर्पीन्स बना लेंगे। और फिर एक फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट और IPP जुड़ के क्या बना लेंगे, टेट्राटर्पीन। तो इस तरीके से टर्पीन की बायोसिंथेसिस हो जाती है, और ये वाला प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो टर्पीन की बायोसिंथेसिस के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस मींस कि एक पाथवे चलता है, मैप पाथवे चलता है क्लोरोप्लास्ट में। इस मैप पाथवे को हम लोग डॉक्स-P पाथवे भी बोलते हैं। दूसरा पाथवे चलता है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेवेलोनिक एसिड पाथवे। जो मैप पाथवे होता है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं जिनसे सिंथेसिस होती है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पायरुवेट, और ये बनाते हैं
मिथाइल एरिथ्रिटॉल 4 फॉस्फेट, इसकी वजह से इसका नाम मैप रखा गया है। इसके बाद फर्दर बनता है डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और ये फर्दर बनाता है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट और ये फिर प्रोसेस बना के टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस करता है। दूसरा पाथवे जो एमवीए पाथवे वो एसिटिल कोएंजाइम से स्टार्ट होता है और बीच में कई इंटरमीडिएट एंजाइम इन्वॉल्व होकर मेवेलोनिक एसिड बनाते हैं। ये मेवेलोनिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है। इसके बाद बनता है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट और फिर इससे फर्दर जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट और इस तरह से टर्पीन की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम लोग इसी टर्पीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ब्रांच पॉइंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्विटर्पीन्स एंड ट्राइटर्पीन्स। अब बताइए सेस्क्विटर्पीन और ट्राइटर्पीन। सेस्क्विटर्पीन हमने आपको अभी बताया भी, सेस्क्विटर्पीन कितने कार्बन से बनता है? 15 कार्बन का होता है सेस्क्विटर्पीन और ट्राइटर्पीन कितने कार्बन का होता है? 30 कार्बन का। तो ये पूछ रहा है कि आप ऐसा कोई ब्रांच पॉइंट बताइए जिससे कि सेस्क्विटर्पीन भी बन जाए और ट्राइटर्पीन भी बन जाए। फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। इसके बाद अब फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट से अगर हम 2 फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट को जोड़ दें तो 30 कार्बन का बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ब्रांच पॉइंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्विटर्पीन और ट्राइटर्पीन्स। तो सेस्क्विटर्पीन्स अगर हम लोग फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट होगा तो उससे सेस्क्विटर्पीन 15 कार्बन का बन जाएगा और 2 फार्नेसाइल को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? ट्राइटर्पीन्स बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट होगा, क्योंकि हर बार एक एक आइसोप्रीन यूनिट को जोड़ना और या फिर जो ऑलरेडी कुछ मतलब आपको उतनी एनर्जी, जैसे कि हमने हमेशा बताया नेचर क्या करता है, टाइम एनर्जी को सेव करके रखता है। अब एक एक अगर आपको सपोज कि उसको 15 कार्बन का बनाना है, ठीक है, 15 कार्बन का बनाना है तो हर बार वो आईपीपी जोड़े, ठीक है जोड़ सकता है अगर उसके पास फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट ना हो। तो अगर होता तो ब्रांच पॉइंट तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट से ही हो जाएगा ना। फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट। ऑल टर्पीन्स डिराइव फ्रॉम अ 6 कार्बन एलिमेंट। ठीक है, तो पहले तो टर्पीन्स कितने से डिराइव होते हैं? 5 से डिराइव होते हैं। तो पहले तो यही रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, तो हम लोग रॉन्ग की कैटेगरी में आए। एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो एल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होते हैं, तो ये सही है। पैरेथ्रॉइड आर मोनोटर्पीन्स एस्टर्स फाउंड इन लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ क्राइसैंथेमम स्पीसीज शोज इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। तो क्या होता है कि ये हमने भी आपको बताया सही है। लिम्नोइड्स आर ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स। तो अभी लिम्नोइड हमने टर्पीन्स में बताया है, ठीक है, और ये एल्कलॉइड्स लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, उन्हीं को बताना है। आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट and farnesyl diphosphate are monoterpene and sesquiterpene। farnesyl diphosphate तो भाई है sesquiterpene 15 कार्बन का, लेकिन आइसोपेंटेनिल क्या है? मोनोटर्पीन नहीं, ये क्या है? हेमीटर्पीन है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। स्क्वेलिन एंड जेरनाइल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटर्पीन एंड मोनोटर्पीन रिस्पेक्टिवली। बताइए क्या बोल रहा है कि स्क्वेलिन तो ट्राइटर्पीन होता है, ठीक है, स्क्वेलिन तो ट्राइटर्पीन होता है। इसके बाद बोल रहा है कि जेरनाइल डाइफॉस्फेट मोनोटर्पीन भी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मीन्स कि राइट हो जाएगा, ठीक, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग था, ये राइट। डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट एंड जेरनाइल डाइफॉस्फेट हैव 10, 20 कार्बन रेस्पेक्टिवली। जर्नाइल तो 20 कार्बन का है, क्योंकि जर्नाइल तो आपको दिख रहा है 20 कार्बन का, लेकिन जो डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट, अभी देखिए यहाँ पे डाई मिथाइल एलाइल फॉस्फेट के बाद आइसोपेंटेनिल बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये 5 कार्बन का ही होगा, ठीक है, 5 कार्बन से 5 कार्बन का बन रहा है, तो ये 5 कार्बन का कंपोनेंट है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया? यहाँ पे लिखा गया कि मोनोटर्पीन 10 कार्बन का होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। डाइटर्पीन्स हैव 20 कार्बन whereas सेस्क्विटर्पीन्स हैव 15 कार्बन। तो ये भी सही है कि डाइटर्पीन्स 20 कार्बन का होता है, सेस्क्विटर्पीन 15 कार्बन का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये राइट हो गया। तो राइट में हमारा कौन कौन सा हो गया? बी एंड डी, ठीक है, कौन सा हो गया? बी एंड डी। तो ये क्या था? ये टर्पीन्स का मीन्स